स्वागत है आपका एक बार फिर इलाहाबाद पर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। अब हमारे साथ इलाहाबाद के सभी जाने माने प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही कई जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि इस शहर का भविष्य आगे और कितना बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ और किया जा सकता है। हालांकि काफी सारी शिकायतें जरूर लोगों की तरफ से उभर के पहले सामने आई हैं और शायद आगे भी आएंगी, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद का नाम पहले से ही शामिल है। लेकिन ये और कितना बेहतर हो पाएगा ये बताने के लिए सारे जाने माने लोग हमारे साथ हैं। जी हाँ, हम आपको मिलवा देते हैं हमारे सारे मेहमानों से। सबसे पहले हमारे साथ है प्रोफेसर पी चक्रवर्ती जो डायरेक्टर है MNIT के। इसके अलावा हमारे साथ देवेश्वर चतुर्वेदी जी भी हैं जो कमिश्नर हैं इलाहाबाद के। साथ ही प्रोफेसर AK सिंह जो वाइस चांसलर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ आज मौजूद है यहाँ पर केसरी नाथ त्रिपाठी भी जो एक्स विधानसभा के रह चुके हैं और एक प्रोमिनेंट लॉयर है यहाँ पर इलाहाबाद के। और श्याम चरण गुप्ता जी जो चेयरमैन श्याम ग्रुप के। आप सभी का शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कमिश्नर साहब, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी क्योंकि हमने पहले बात की है ये एक एजुकेशनल हब है, काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर है, एजुकेशन का यहाँ पर एक पहले से ही केंद्र रहा है। दूसरी इकोनॉमी जो चलती है वो प्राइमरीली टूरिज्म है, वो कुंभ के आसपास वो कुछ फ्लक्चुएट करती है। लेकिन इलाहाबाद को इस समय आप किस तरह की दिशा दे रहे हैं, यहाँ पर कौन से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स पर काम कर रही है सरकार? ऐसा जैसे आपने बोला है कि प्राइमरीली इलाहाबाद एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी पे आधारित है। हमारा एक लीगल वेटर्निटी है, यहाँ पे एजुकेशनल हब है और टूरिज्म महत्वपूर्ण है। टूरिज्म में ये अवश्य कहना पड़ेगा कि जो हमारा टूरिज्म है वो आधारित है कुंभ मेले या माघ मेले के आधार पर, लेकिन इसमें इस जिले में और विशेष तौर पर इस नगर में ऐसे बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं कुंभ के या संगम के अतिरिक्त भी हैं। आप अवगत होंगे कि यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है इलाहाबाद। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया है और अपना नाम हासिल किया है। तो इन सबको जोड़ते हुए अगर हम लोग पर्यटन का विकास करें तो उससे जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी में, इलाहाबाद की इकोनॉमी में, वो एक बहुत बड़ा सरप्लस जनरेट करेगा यहाँ के लोगों को और शहर को समृद्ध करेगा। और इसके लिए आवश्यक ये है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, जो केवल सुबह आते हैं संगम क्षेत्र में स्नान करके मंदिर होकर चले जाते हैं, उनको होल्ड करें। होल्डिंग बैक टूरिस्ट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द सिटी, जिसके लिए हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। बिल्कुल त्रिपाठी साहब, चूंकि आप काफी करीब से राजनीति से जुड़े हैं और राज्य की सरकार में आपने अहम भूमिकाएं निभाई हुई हैं, क्या कोशिशें अब तक की गई हैं सरकार की ओर से कि कुंभ को देखकर जो लोग यहाँ पे आते हैं वो ज्यादा वक्त रुकें और इसके कुंभ के अलावा भी आते रहें यहाँ? देखिए, कुंभ के अलावा भी यहाँ तमाम लोग आते हैं। कुछ तो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रमों से संबंधित लोग आते हैं, कुछ यहाँ अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, कुछ यहाँ के संगम का विशेष महत्व है उस कारण आते हैं। लेकिन इलाहाबाद में केवल आने वालों की संख्या किसी कारण तक सीमित नहीं है। यहाँ न्याय की मांग करने वाले लोग आते हैं, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र इलाहाबाद है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ तमाम लोग आते हैं। तो विभिन्न कारणों से इलाहाबाद आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन गुप्ता साहब, चूंकि आप इस उद्योग से भी जुड़े हुए हैं और आपको अंदाजा होगा कि किस पैमाने पर अगर इलाहाबाद की एक प्रतिस्पर्धा है उत्तर प्रदेश के अंदर ही, आप देखिए बगल में वाराणसी है, आगरा है, यहाँ पे जिस पैमाने पे टूरिस्ट आते हैं देश भर से नहीं दुनिया भर से, उस वहाँ पे आप इलाहाबाद को कहाँ देखते हैं? उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी हम सबसे पीछे। पर्यटन केंद्र बन सकता है, पर्यटन में हम बढ़ावा ला सकते हैं, विकास कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ना तो यहाँ से हवाई साधन कहीं देश में कहीं आने जाने के लिए हैं, ट्रेनें कुछ हैं, उससे काफ़ी कुछ काम चल रहा है, और सड़कों के यातायात में भी कमी है जो इलाहाबाद को केंद्रित कर सकता हो। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पर्यटन के दृष्टि से भी पीछे है और अभी एजुकेशन हब के रूप में जरूर डेवलप कर रहा है, लेकिन इस पर भी अभी और संशोधन और विकास और अच्छाई की आवश्यकता है। घूम के आते हैं, लेकिन एजुकेशन पे हम फिर से आएंगे और उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन केवल टूरिज्म के मामले पे आप कह रहे हैं कि हम काफी ज्यादा पीछे हैं इलाहाबाद दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। बनारस, आगरा
इन सब चीजों से पीछे हैं। अगर आगरा में ताजमहल है तो मेरे इलाहाबाद में भी संगम है, लेकिन अब संगम को दूसरी धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और आगरा को दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाता है। यद्यपि बनारस के समकक्ष हम इलाहाबाद को मान सकते हैं, धार्मिक और पुण्य दृष्टिकोण दोनों से भी, लेकिन पता नहीं क्यों कौन सा दृष्टिकोण राजनीतिक हो, सरकारी हो, और कौन सा कारण हो सकता है, लेकिन इलाहाबाद की तरफ सरकार की निगाह हमेशा पीछे रही है। चतुर्वेदी साहब, अगर आप बताएं कि क्या चीजें की जा रही हैं यहाँ पे प्रशासन की ओर से? ऐसा है कि सबसे मूल आवश्यकता तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, तो वो तो आप देख रहे हैं कि यद्यपि सीवर लाइन के बनाने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बीच में काफी सड़कों को खोदा गया था, लेकिन कुंभ के पूर्व ये सब कराने का युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहा है। हमें आशा है कि उचित गुणवत्ता के कार्य हम उससे पहले करा देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हमें टूरिज्म, जैसे मैंने पहले भी कहा था, टूरिस्ट तो यहाँ आता है, आंकड़े बताते हैं बड़ी संख्या में डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहा है, फॉरेन टूरिस्ट भी उतने नहीं आ रहे जितने और जगह आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। इश्यू ये है कि हमारा स्ट्रैटेजी पूरे विकास कार्य में होनी चाहिए कि हम उनको यहाँ पर अधिक से अधिक समय रोक के उनसे एक्सपेंडिचर करा सकें। उसके लिए एक कंपोजिट प्रयास में सबसे पहले तो है कि होटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो यहाँ, ऐसा कि यहाँ लोग रहने के लिए, जैसे अभी भी मुझे क्वेरीज आती हैं कुंभ के पहले कि सब होटल बुकिंग है, हम बताया जाता है होटल ज़्यादा पैक्ड हो चुके हैं, तो ये स्थितियाँ आ रही हैं। या अदरवाइज भी अगर हम देखें तो होटल यहाँ पर जितने बड़ी संख्या में होने चाहिए और क्लासिफाइड होटल, तो वो उतने नंबर नहीं। क्यों है होटल की कमी यहाँ पे क्यों है? होटल में रुकने वाले ही नहीं है तो होटल कितने बनेंगे? क्या सिर्फ कहीं ऐसा नहीं, क्या सिर्फ महाकुंभ से ही होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल तक जिंदा रहेगा? इवन दिस होटल जहां आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी सालाना एवरेज ऑक्यूपेंसी 55% चल रही है, जो कि 10 साल पुराना ये 4 स्टार होटल है। जब 55% ऑक्यूपेंसी में ये होटल चल रहा है तो नया होटल कितने बना देंगे और कितनों को कहां रुकवा देंगे? यहाँ तो सिर्फ हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ने आते हैं, जो वकीलों के भी पता नहीं फीस दे जाते हैं कि नहीं दे जाते बेचारों को, और गंगा स्नान करने आते हैं डुबकी लगा करके, वो जो संकल्प लिया जाता है पंडों के द्वारा, उस पर भी दक्षिणा में कंसेशन मांगते हैं लोग। स्थिति में आर्थिक दृष्टिकोण से इनफ्लो मनी का, पैसे का हमारे इलाहाबाद में कम है, जो किसी तरह से अगर बढ़ाया जाए तो शायद कुछ और यही कुछ करने की कोशिश सरकार ने पहले की है। त्रिपाठी साहब हमें पहले बता भी रहे थे जब हमारी कल आपसे बात हुई थी। देखिए, यहाँ पर्यटन के लिए विशेष हमको आकर्षण के केंद्र स्थापित करने पड़ेंगे। इलाहाबाद के इर्द गिर्द जो चारों जिले हैं ये बहुत पिछड़े हैं, लेकिन इन जिलों में कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। बगल में कौशाम्बी है जो कभी इलाहाबाद का हिस्सा था। यहाँ जैन धर्म के अनेक मंदिरों के अवशेष हैं जिनको हम डेवलप करके पर्यटन के लिए लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। बगल में श्रृंगवेरपुर है, इसी जिले का हिस्सा है। उसके बगल में निषाद राज का महल है, लेकिन पर्यटन विभाग न मालूम क्यों इनको इतनी पब्लिसिटी नहीं दे रहा है। इसके कारण से लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में होगा, पहले आने वाले लोगों के लिए हम आकर्षण का केंद्र बिंदु तो बनाए। इसी प्रकार यहाँ आप चले जाएं थोड़ा सा तो हनुमानगंज के पास पुराने आश्रम हैं। इलाहाबाद नगर के अंदर अनेक मंदिर हैं जो प्रामाणिक मंदिर हैं। किले के अंदर अक्षय वट है जो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है, लेकिन हम इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना रहे हैं और लोगों को विज्ञापित करके विज्ञापन के द्वारा आकर्षित भी कम कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि इलाहाबाद में न्याय मांगने के लिए हाईकोर्ट पे लोग आते हैं, जैसे गुप्ता जी ने कहा, वो लोग होटल में आके रुकते हैं, या फिर संगम के लिए आते हैं। किला, संगम और उसके बाद फिर आनंद भवन और हाईकोर्ट, यही यहाँ देखने की चीजें हैं जिनका प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन अगर हम प्रचार प्रसार करें तो ये जो मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, औद्योगिक दृष्टि से हम इलाहाबाद को उसका केंद्र बिंदु बना सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उसका हम यहाँ केंद्र बिंदु बना सकते हैं। वाराणसी के समकक्ष इलाहाबाद को हम बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार ने कुछ किया था, हम लोगों की सरकार थी, हमने यहाँ त्रिवेणी पुष्प की स्थापना की, तीर्थ दर्शनम की स्थापना की, लेकिन बाद में विभिन्न कारणों से, चूंकि राजनीतिक मंच नहीं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन विभिन्न कारणों से वो उपेक्षित हो गया। यमुना के किनारे जो सड़क बनी है वहां देखिए एक छोटा सा मंदिर था, बहुत प्राचीन मंदिर था, सोमेश्वरनाथ मंदिर। अब वहां हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वो क्षेत्र विकसित हो रहा है, काफी विकसित हो रहा है। तो इस प्रकार से पहले तो जो इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको बैठ करके चुनना चाहिए कि कौन कौन से स्थल हैं जिनको हम विकसित करके आकर्षण
का केंद्र बना सकते हैं पर्यटकों के लिए, और फिर उसके बाद हम उनको आमंत्रित करें यहाँ, और जब आमंत्रित करें तब फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात करें। इनफैक्ट यहाँ पर हम कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे थे, देवेश जी शायद आप इस पर कुछ और टिप्पणी कर पाएं कि यहाँ पर जो 2021 तक की महायोजना है उसका भी प्लान यही है कि जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पर मैक्सिमम डेवलपमेंट हो ताकि ज़्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर आए और उस लिहाज से फिर इलाहाबाद की भी इकॉनमी में कुछ यहाँ पर बढ़त देखने को मिले। तो काम कितना हो चुका है या फिर कितना और बाकी है? नहीं, महायोजना के आधार पे तो एक लॉन्ग टर्म प्लान चलता है जिसके आधार पे वो महायोजना फाइनल होती है, और उसके बेसिस पे हम लोग ये जगह ये मांग करते हैं कि क्या पोटेंशियल कमर्शियल स्पॉट्स हैं, कहाँ पोटेंशियल होटल के स्पॉट्स हो सकते हैं, या और जो एग्जिस्टिंग जो हमारे टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूवमेंट करने का कहाँ पोटेंशियल। तो उस महायोजना को तो हमें ब्रॉडली विकास प्राधिकरण करता है, लेकिन पर्यटन के विकास के लिए तो एक इंटर सेक्टोरल एक्टिविटी है, और सभी विभागों को जोड़ के, जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हम उन जो स्पॉट जो पोटेंशियली टूरिस्ट इंपॉर्टेंस के हैं लेकिन पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रचार न होने की वजह से वो उतने जानकारी में नहीं है लोगों को, लोग आके संगम से चले जाते हैं, उनको वहाँ पर खींचना होगा, और जब वो खींचेंगे तो वो ज़्यादा समय यहाँ रुकेंगे, जब रुकेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और चीज़ों की, सर्विस सेक्टर की, गाड़ियों की, वाहनों की, होटल्स की, तब धीरे धीरे करके ये फ्लरिश होगी। यूपी के लिए एक बहुत बड़ा एड कैंपेन बना था कि यूपी में दम है, कि इलाहाबाद के लिए भी उसी तरह का एड कैंपेन की जरूरत है ताकि अट्रैक्शन बढ़ सके। बिल्कुल है, और इसके लिए हम लोग जो है अपने राज्य के पर्यटन विभाग के साथ हम लोग ने एक दो बैठकें की हैं, और उसको हम लॉन्ग टर्म विजन देखते हुए टूरिज्म के विकास पे हम लोग सबसे साथ मिलकर काम करने की हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं इसके लिए। ओके, लेकिन इसके साथ ही हम यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे इस इलाहाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में जो खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, हमने पहले भी चर्चा की, लेकिन अब हमारे साथ दो जाने माने इंस्टीट्यूशंस के प्रमुख यहाँ मौजूद हैं, उनकी राय लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका फिर स्वागत है। इलाहाबाद फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया ये जरूर है, इसकी एक झलक हमने देखी है। एजुकेशन के माध्यम से एक बहुत डेवलपिंग शहर रहा है, और यहाँ से अब हम बात कर रहे हैं कि दूसरी कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चरल ज़रूरतें हैं इलाहाबाद की जो इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह आगे बढ़ाएगा, और साथ ही साथ इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देगा यहाँ पर आकर निवेश करने के लिए। हमारे साथ अब और दो जानकार जुड़ रहे हैं, मणि प्रसाद मिश्रा जी जो महाकुंभ मेला के अधिकारी हैं, और साथ ही तिग्मांशु धूलिया। आप सभी ने इनकी फिल्में देखी होंगी, एक रिनाउंड डायरेक्टर हैं। तिग्मांशु, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आप इलाहाबाद के ही हैं, यहीं पर पले बड़े हैं, आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं शहर के साथ? सारी यादें जो है इलाहाबाद से जुड़ी हुई हैं। मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, ग्रेजुएशन तक वहीं था मैं, और आज मैं जो भी कुछ हूँ, मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में जो भी कुछ मैं लेके आया हूँ, जो भी सीख के आया हूँ, इलाहाबाद से ही सीख के आया हूँ। अगर मैं इलाहाबाद में शायद नहीं होता तो मैं शायद फिल्में नहीं बना रहा होता, क्योंकि मैंने अपनी सारी अच्छी फिल्में, जो भी फिल्मों के बारे में सीखना है, जानना है, वो मैंने इलाहाबाद से ही सीखा है, वो मुझे इलाहाबाद से ही मिला है। क्योंकि हम इलाहाबाद को एक एजुकेशन हब की तरह देखते हैं, पहले इसका रुतबा काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वो रौनक थोड़ी सी कम होती दिखी है। तो आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो लॉस्ट ग्लोरी वापस लाने के लिए? वो रुतबा मुझे लगता है जब इलाहाबाद था, इसलिए इलाहाबाद को जाना जाता है जिन कारणों से, वो कारण ये थे कि इलाहाबाद में की जो पुरानी फैमिलीज थी, मतलब इलाहाबाद है क्या, इलाहाबाद एक्चुअली वकीलों का शहर है, इंटेलेक्चुअल्स का शहर है, और साथ में गंगा यमुना और सरस्वती जी का जो एक संगम है, कॉन्फ्लुएंस है। इन कारणों से इलाहाबाद को जाना जाता है। धीरे धीरे वो सारे परिवार, वो सारे इंटेलेक्चुअल्स इलाहाबाद से निकल गए, बाहर चले गए, और फिर पूरे नॉर्थ इंडिया में ये जो
पूरे एक्चुअली इंडिया में जो ये मिली जुली सरकार का चक्कर और वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ जो नॉर्थ का, रीजनल पार्टीज़ का आना, ये सब आना, उसकी वजह से एक बहुत अजीब सी खिचड़ी सी पक गई। शहर वो शहर ही नहीं रहा। वो लोग जो उस शहर को रिस्पेक्ट करते थे वो जा चुके थे और कहीं कहीं से लोग आके बसने लगे उस शहर में, जिसकी वजह से उसका असर राजनीति पे भी पड़ा, उसका असर शिक्षा में भी पड़ा, संस्कृति पे पड़ा। ये कारण है। बिल्कुल। प्रोफेसर सिंह जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, सिंह साहब ये बताइए कि जिस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है कि वो जो लेवल था, जो स्तर था, वो अब नहीं रहा है, ऐसा लगता है इलाहाबाद शहर के रहने वाले जाने मानी हस्तियों को। लेकिन इन तमाम उलटफेर के दौरान जो कि जिसकी चर्चा हिमांशु यहाँ पे कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जो सालों पहले था, दशकों पहले था, वापस से मिल गया। तो पिछले सालों में क्या आपको बेहतर रिसोर्सेज मिले हैं? क्या आप कुछ और कर पाए हैं वापस से यूनिवर्सिटी को देश के नक्शे पे लाने के लिए? सबसे पहले तो PBCN आवाज़ का मैं आभार करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने हमारे शहर इलाहाबाद और हमारे विश्वविद्यालय के बारे में सोचा और मुझे मौका दिया बोलने के लिए। शिक्षा जो है विकास की धुरी है, या सभी लोग समझते हैं उससे, और जो भी चर्चा हुई सब में शिक्षा की बात, शिक्षा ही एक शब्द था जो कॉमन था। इसमें कोई शक नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो स्तर था किसी ज़माने में, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो स्तर जो है कम हो गया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए, शिक्षा जो है हमेशा बदलाव होती रहती है। आज जो ट्रेंड है वो शायद वो ट्रेंड कल नहीं था। सो व्हाट वी हैव टू कीप ऑन डूइंग, जस्ट कीप पेस विद द चेंजिंग ट्रेंड। जो बदलाव आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, हमको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहीं हम करने में शायद चूक गए हैं। विश्वविद्यालय इलाहाबाद के विकास के लिए शिक्षा की जो भूमिका होती है उसके लिए बिल्कुल तैयार है, था और कल भी रहेगा। जहाँ तक इस समय का सवाल है या पिछले कुछ सालों का सवाल है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद विश्वविद्यालय ने बहुत ही प्राथमिकता के साथ कुछ ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश की है जिससे कि शिक्षा को न केवल हिंदुस्तान में ही बल्कि पूरे विश्व में लाके खड़ा किया जाए। जैसे कि मुझे बताऊंगा उसके बारे में। मुझे बड़ी खुशी हो रही बताने में आपको कि इस समय जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो स्तर है हिंदुस्तान में 8वें नंबर पर है, और एकेडमिक एक्सेलेंस में वी आर नंबर 1। आई वांट टू जस्ट एम्फसाइज ऑन दिस। ये कैसे संभव हुआ है? ये जो बदलाव लाने का प्रयास किया गया है, धीरे धीरे इसको लाया जा रहा है। अभी आपने कहा क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए, एक फ्रेमवर्क में हमारी शिक्षा चल रही थी। वो फ्रेमवर्क चाहे विज्ञान से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से हो, या सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज से हो, उसमें हमने एक्सेल किया। शायद वो फ्रेम जो है चेंज हो गया है। वी नीड टू मेक ए शिफ्ट। वो शिफ्ट तब आएगी जब हम अपनी शिक्षा को और फ्लेक्सिबल बनाएंगे, उदार बनाएंगे। जी। हम जैसे हमने भी बताया कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी आपको मिलेगा जब हमारी शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मैं एग्जाम्पल दूंगा। किसी जमाने में शायद एक कॉम्बिनेशन हुआ करता होगा कि इतिहास है, भूगोल है, या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, ये कॉम्बिनेशन लेके हम पढ़ेंगे। साइंसेज में जियोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, बिल्कुल उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया था। आई थिंक आज के समय की जो मांग है वो ये है कि हमको इन सारे विषयों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ए वेरी फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड कंटेंट विद हाई क्वालिटी। और इस दिशा में विश्वविद्यालय बहुत ही कुछ काम किया है और उसमें हमको बहुत ही सफलता हासिल हुई है। सर, उस पर हम लौट कर आते हैं, लेकिन प्रोफेसर चक्रवर्ती जो हमारे साथ मौजूद हैं, मोतीलाल नेहरू रीजनल कॉलेज के तौर पे पहले जाने जाते थे, अब NIT का दर्जा चूंकि मिला हुआ है पिछले सालों के दौरान, तो ये जो पूरी बातें यहाँ पर प्रोफेसर सिंह कह रहे हैं, आपका तो इंस्टीट्यूशन पहले से ही पूरी तरह से फोकस्ड है ऐसे युवाओं को तैयार करने के लिए जो कि सीधे इंडस्ट्री में तुरंत पहुँच सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्सेज ही आप चला रहे हैं। इस समय आप कैसे कंपेयर करते हैं खुद को? पिछले 10 सालों का अगर आप नजरिया लें, जिस रफ्तार से बदलाव आए हैं, जिस रफ्तार से अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए डिमांड आई है, किस हद तक आप उसको कैटर कर पाएं? हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे 50 साल के पुराना इंस्टीट्यूशन है। वी हैव कंप्लीटेड 50 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर्स। शुरू हुआ था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर शुरू हुआ था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स लोकल हुआ करता था।
एक नेशनल कैरेक्टर उस हिसाब से उसमें नहीं था। जब से आपको NIT का दर्जा मिला है तब से हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन रातों रात लोगों का मेंटलिटी चेंज नहीं होता है। इसमें बदलाव लाने का लिए समय चाहिए हम लोगों को। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको लाना पड़ेगा जो अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि सिर्फ फंड्स मिलने से नहीं होता है, एक एटीट्यूड होता है। फैकल्टी लिमिटेड रिसोर्स में काम करता था, उनका जो आउटलुक था वो रातों रात बदल नहीं सकता है। अभी हमारे पास फंड है, हम लोग उस हिसाब से प्लान कर रहा, हमारे स्टूडेंट को बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ कॉम्पिटिटिव इसमें आगे जाना है। तो इसलिए हम लोग के लिए सबसे बड़ा काम अभी है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। जैसे रीजनल कॉलेज जब थे मोस्टली अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, BTech MTech, यही मेन ऑब्जेक्टिव था। अभी रिसर्च में हम लोगों को आगे आना है। IITs या IIC बैंगलोर या दूसरा इंस्टीट्यूट के साथ अगर हमको बराबर करना है तो हमको रिसर्च को बढ़ावा देना है। जैसे ही प्रोफेसर सिंह अभी कहा है, जे अभी जो ज़माना है इसमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का ज़माना है। कोई एक पर्टिकुलर एरिया में तो आप ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हाँ, हम लोग काफ़ी प्रोफेशनल इलेक्टिव, कुछ ओपन इलेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, जिसमें इस तरह का प्रोग्राम रहेगा। किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्सेज। तो जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का कोर्स हम लोग ला रहा है, मेम्स के ऊपर कोर्स ला रहे हैं, बायोसेंसर्स के ऊपर कोर्स ला रहे हैं। तो इस तरह का कोई प्रोग्राम है। एक सेंटर हम लोग डेवलप कर रहा है जो सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, जहाँ सारे इंजीनियरिंग साइंस फील्ड का लोग एक छत के नीचे काम कर सकते हैं। वहाँ सारे हाई एंड मशीन्स को रखा जाएगा। हम लोग डुप्लीकेशंस में विश्वास नहीं करता। जो पहले यूनिवर्सिटी में होता था, हर एक डिपार्टमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट को बार बार खरीदता था। तो हम लोग एक सेंट्रल फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखा जाएगा। और अब जब देखेंगे कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कभी सिर्फ मैकेनिकल का प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ सिविल का प्रॉब्लम नहीं होता है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम होता है। उस एंगल से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमको। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हम लोग क्रिएट करेंगे जहाँ सारे इंजीनियर साइंटिस्ट एक साथ काम करेंगे, दे विल एक्सचेंज देयर आइडियाज एंड डेवलप ए प्रोडक्ट विच विल हैव सम कमर्शियल वैल्यू। तो बदलते हुए जरूरत के साथ जिस तरह की शिक्षा की जरूरत है, जिस तरह की शिक्षा की डिमांड है और जहां से नौकरी आसानी से मिलती है, उस दिशा में बढ़ने की कोशिश यहाँ के इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हमने देखी थी जब हम कानपुर गए थे कि वहाँ के कॉलेज का केवल डीजल का बजट कुछ लाख रुपए था, क्योंकि पावर नहीं मिलती। तो बड़ी मुश्किल है उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए। तो इस बात को थोड़ा सा और ब्रॉड नजरिए से देखेंगे इलाहाबाद के अंदर और क्या कुछ चीजें की जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आपका फिर स्वागत है इस कार्यक्रम में। और अब हमारे साथ एक बड़ी जनता भी बैठी है, तो उनके भी सवाल लेते हैं और हमारे मंच पर बैठे हुए जानकार कुछ जवाब देंगे। प्रबल त्रिपाठी, बताइए प्रबल। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम और CNBC चैनल की इस कदम के लिए बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। और अभी तक हम लोग जिस ग्रोथ की बात करना चाह रहे थे, यूपी राइजिंग, मैं पहले एक कंपनी में एज अ ब्रांच हेड काम करता था। लास्ट 2 ईयर से मैंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है इलाहाबाद में, जिसके सिलसिले में मैंने कई शहरों में दौड़ भाग की, बहुत से लोगों से मिला। लेकिन जब हम कहीं भी बाहर जाते थे, लोग हमसे पूछते थे कि बहुत आप कहाँ को रिप्रेजेंट करो या कहाँ से आए हो, तो मैं बोलता था यार इलाहाबाद से हूँ मैं। तो वो बोलते थे इलाहाबाद जहाँ पे वो कुंभ लगता है। तो मुझे बड़ा दुख होता था। उस समय तो मैं दिखाने के लिए बोलता था कि नहीं यार मैं इलाहाबाद से हूँ, बहुत अच्छा शहर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ कि यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है। ये जो भी चैनल स्पॉन्सर कर रहा है वो मेरा फेवरेट चैनल है, ठीक है। और आई थिंक ये एक ऐसा चैनल हिंदुस्तान का है जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ठीक है।
इसलिए मैं आया हूँ। दूसरा, हम जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो जब तक हम 80% लोगों को लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ ग्रेजुएट हैं। आपने यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर आपका सवाल पूछे। हाँ जी, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जब तक यहाँ पे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है, MNCs को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को अपनी तरफ यहाँ पे नहीं खींचेंगे और वो योगदान जब तक यूपी गवर्नमेंट नहीं देगी, ठीक है, यहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कंट्रोल में नहीं रखा जाएगा। ठीक, जैसे अभी रिलायंस ने यहाँ पे अपना स्टोर खोलना चाहा तो BSP के लोगों ने जाके उसे बंद करा दिया। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि यहाँ पर औद्योगिकरण की जरूरत है जो अब तक हो नहीं पाया है। जी बिल्कुल। श्याम चंद गुप्ता जी, आपका भी यही मुद्दा था कि यहाँ पर आप खुद कई सारी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, दिक्कतें क्या रही है? क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं यहाँ पर, नैनी है, दूसरे एरियाज हैं, लेकिन वो क्या खामियां रह गई हैं और किस पर आपको लगता है पहले काम करना चाहिए? इलाहाबाद का औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए हमको कुछ अलग से फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। मैंने गवर्नमेंट को भी प्रस्ताव भेजा है, मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बात कही है कि इलाहाबाद से नजदीक मध्य प्रदेश के बीच में और बुंदेलखंड के बीच में कोई एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए जिसको टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर किया जाए उत्तराखंड की तरह, तब तो शायद इलाहाबाद का भी इंडस्ट्रियल विकास हो सकता है और उत्तराखंड का भी और बुंदेलखंड का भी, और साथ साथ मध्य प्रदेश से हमें मदद मिल सकती है। यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रियल स्कोप है, बॉक्साइट की माइंस हैं, सिल्का सैंड की माइंस हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छी है, अगर पानी बरस जाए तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की भी बड़ी संभावनाएं हैं, मिल्क इंडस्ट्रीज की संभावनाएं हैं, तो इस संभावनाएं तो हैं, लेकिन अगर हम उसको दूसरे प्रदेश और दूसरे जिलों से मिलाते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे, इन्वेस्टर्स नहीं आ पाते। जब तक उन्हें इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, जब तक उन्हें कुछ सुविधाएं नहीं दिया जाएगा, सिंगल विंडो सिस्टम से सैंक्शंस नहीं मिलेंगी, तब तक कोई आने को इलाहाबाद तैयार नहीं है। गंगा नहाने के लिए तैयार है, लेकिन इलाहाबाद में आने के लिए और यहाँ पे सबसे बड़ी शिकायत जो इंडस्ट्री की है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होती है। मणिप्रसाद मिश्रा जी जो महाकुंभ के मेला अधिकारी हैं, मिश्रा साहब, आप जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तैयार करते हैं कुंभ के लिए, अब जाहिर है कि इंडस्ट्री को भी उसका फायदा, एक अगर आपने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो सभी को फायदा होना चाहिए, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत ही टेम्परेरी है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इतने जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं इसके पीछे? देखिए, इस बार के कुंभ की तैयारी में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है और इसमें प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों का योगदान है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इस समय 650 करोड़ की से भी अधिक की प्रोजेक्ट्स केवल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें सड़कें हैं, जिसमें सीवर सिस्टम है, जिसमें बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस को स्ट्रेंथन करने का है, उनको एक्सपेंड करने का है, ये तो केवल कुंभ के फंड के अंतर्गत चल रहे हैं कार्य वर्तमान में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत कई सीवेज पंपिंग स्टेशन बन रहे हैं, सीवर लाइन्स बिछाने के साथ साथ कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं और NGRBA नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के तहत भी कई प्रोजेक्ट्स इसमें फंडेड हैं और आने वाले दिनों में फंड की जाने वाली हैं। मैं समझता हूं कि इसके पहले हम लोग कुंभ की तैयारी के लिए जो कुछ भी करते थे, जिसे हम करेंगे भी, वो केवल मेला नगरी बसाने के लिए हुआ करता था, टेम्पररी हुआ करता था। जैसे ही मेला समाप्त हो जाता था वो फिर जाहिर है कि टेंट की सिटी तो जो बचेगी और फिर उजड़ जाएगी। और वैसे भी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर जहाँ ये मेला लगता है और जहाँ ये नगरी बसाई जाती है वो बालुका में प्रदेश है, तो वहाँ तो कोई परमानेंट हो नहीं सकता। तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार जो हो रहा है, मेरा मानना है, निश्चित मत है कि इस बार जो भी हम लोग करने जा रहे हैं ये दीर्घजीवी होगा, ड्यूरेबल होगा, टिकाऊ होगा और ये न केवल तीर्थयात्रियों के लिए, न केवल पर्यटकों के लिए, बल्कि आने वाले दिनों में औद्योगिकरण के लिहाज से भी जो है वो काफी फायदेमंद होगा। और ये अगला सवाल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे दर्शक हैं राजन श्रीवास्तव। जी राजन, अपना सवाल पूछें। हेलो, आई एम मैनेजिंग पार्टनर ऑफ एन IT फर्म। माय क्वेश्चन इज कि हमारे पास बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं इलाहाबाद में, बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, एंड वी हैव इंडस्ट्रियल बेल्ट लाइक नैनी एंड सतहरिया।
उसके बावजूद भी हम और सिटीज़ के रफ्तार में बहुत लैग कर रहे हैं, उतनी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है हमारे पास। माई क्वेश्चन इज कि रीज़न क्या है इसका? क्या पॉलिटिकल विल की कमी है या लीडरशिप क्वालिटी की कमी है? कारण क्या है कि हमारे लोग बाहर जाकर परफॉर्म करते हैं लेकिन इस सिटी में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर चक्रवर्ती, चूंकि आप कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये कंपनीज आपके यहाँ के बच्चों को लेके जब जाती हैं तो नौकरी वो बेंगलोर या करीब से करीब नोएडा में ही देती हैं। आपको क्या लगता है वो यहाँ क्यों नहीं आती? जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ। जैसे आप अनइंटरप्टेड पावर वो कभी अवेलेबल नहीं है इलाहाबाद में। हमारे इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, लैब चलाने के लिए हम लोगों को बैकअप हमेशा रखना पड़ता है। जैसे अब डीजल की बात कर रहे थे, कंजम्पशन एक बहुत बड़ा कमी है समस्या का। कम्युनिकेशन इज अनदर प्रॉब्लम। हम जब यहाँ पिछले साल जब ज्वाइन किए, हम ताज्जुब हो गए इलाहाबाद का एयरपोर्ट देख के। जो इतना पुराना शहर होने के बावजूद एक कायदे का एयरपोर्ट नहीं है, तो क्यों मल्टीनेशनल कंपनी किस लिए आएंगे, कैसे आएंगे यहाँ? एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कोई भी मल्टीनेशनल यहाँ नहीं आएंगे। पावर सेक्टर पे हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद कम्युनिकेशन के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आजकल आप लोग देखेंगे टेलीफोन का भी कुंभ मेला के कारण हो सकता है टेम्पोररी कहा जा रहा, BSNL का लाइन, सारे कम्युनिकेशन डिस्ट्रक्टेड है। कभी कभी इमरजेंसी में वी फील हेल्पलेस, यहाँ से कम्युनिकेट लगता है जैसे वर्ल्ड के बाहर हो गया हम लोग। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमियां है, ये एक मुख्य कारण है इसके लिए। अभी जैसे कि हमने सुना है और काफी बड़े पैमाने पे प्रचार हुआ है कि करीबन 50,000 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश को मिलने वाले हैं केंद्र सरकार से। अब इलाहाबाद की इन दिक्कतों को पूरा करने के लिए क्या कुछ प्लान्स आपके इस समय हैं जो विचाराधीन है सरकार के पास, जिनके लिए आपको लगता है कि काम होगा? ऐसे इंडस्ट्रीज और जो सर्विसेज हैं ये कंपैरेटिव एडवांटेज देखती हैं और वहीं जाती हैं जहां उनको लॉन्ग टर्म में कंपैरेटिव एडवांटेज दिखता है। वो कंपैरेटिव एडवांटेज हमको किसी जगह क्रिएट करना पड़ता है, तब वो जो है वहाँ इंडस्ट्री अट्रैक्ट होती है। तो जैसे कि बताया कि रियल इशू पावर का है और फॉर्चुनेटली हमारे जनपद में पावर प्लांट्स निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में आ रहे हैं, उससे प्रदेश की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और जनपद में भी पावर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और ये प्रयास चल रहा है कि कितनी और कब तक? अब ये तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 वर्षों में कुछ प्लांट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे और नैनी इंडस्ट्रियल एस्टेट को रिवाइव करने की भी बात चल रही है। बहुत वहाँ पर लैंड वेकेंट पड़ा हुआ है जिसमें नई इंडस्ट्रीज, चाहे वो उद्योग हो चाहे वो सर्विस सेक्टर के टेक्नोलॉजी पार्क्स वगैरह हो, उनको पूरे चांसेस हैं। और टेक्नोलॉजी पार्क्स का यहाँ एडवांटेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास IT हब की तरह यहाँ 2-3 इंस्टीट्यूशन ऐसे आ गए हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं मैन पावर। लेकिन ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ये हमको लॉन्ग टर्म में विश्वास दिलाना होगा इन्वेस्टर को कि अगर उत्तर प्रदेश में आए तो इलाहाबाद में क्या एडवांटेजेस हैं। थ्रू वेरियस इंडस्ट्रीज मीट वो करेंगे तब वो कन्विंस हो कि अगर 1-2 इंडस्ट्री भी आके सक्सेसफुल हो जाती हैं तब इसका एक वर्चुअस साइकिल बनता है और फिर और इन्वेस्टमेंट। त्रिपाठी जी, यहाँ पर मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात इस युवा ने की है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है टैलेंट को एक तो रिटेन करने के लिए और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए? देखिए, अभी बात आई कि इलाहाबाद में एयरपोर्ट बन जाए। केवल एयरपोर्ट बनने से तो इलाहाबाद का विकास होगा नहीं, आवागमन का साधन एक और उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन आवागमन किस बात के लिए? तो इसलिए हमें जो आवागमन का लक्ष्य है उसमें सुधार करने की, उसमें वृद्धि करने की बात होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इलाहाबाद में इंडस्ट्रियल पोटेंसी बहुत है, लेकिन नैनी में धीरे धीरे उद्योग बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? वहाँ की जो ट्रेड यूनियन की राजनीति थी, उन्होंने धीरे धीरे मजदूरों को इस तरह से भड़काया कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बंद होने लगी। वहाँ 2-3 हैं, वहाँ जाकर के देखा तो इंडस्ट्रीज की हालत खस्ता है। गेट के अंदर जाइए तो लगता है कि कभी वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो उसको रिवाइव करने के बाद, जैसे गुप्त जी ने अभी कहा, यहाँ बहुत गुंजाइश है इलाहाबाद, सिलिका सैंड है, बॉक्साइट है, तमाम चीजें हैं। और फिर यमुना जी के ऊपर जल इतना है कि यहाँ जल विद्युत की भी कोई योजना बनाई जा सकती है। यहाँ पावर प्लांट बन रहा है, आपने अभी बताया कि उसको विकसित करना। एक और आस्पेक्ट है, लंदन में टेम्स नदी के किनारे बहुत चौड़ी जगह बनाई है पक्की, जहां लोग 24 घंटे टहलते रहते हैं। वहां रात नहीं होती, ऐसा लगता है दिन रात वहां टहलते हैं। क्यों इलाहाबाद में हम यमुना के किनारे नहीं इस प्रकार का स्थल बना सकते? क्योंकि वहां जब वो बनी गई पट्टी तो फिर छोटी छोटी दुकानें आ गई, तो लघु उद्योग और लघु व्यापार जो है वो वहां विकसित हो गया। दूसरी ओर इसी तरह से हम यमुना के उस पार क्यों नहीं बना सकते इस प्रकार की पट्टी? एक विजन चाहिए, एक दृष्टि चाहिए इलाहाबाद के विकास के लिए। एक और पहलू है,
मैं जब स्विट्जरलैंड गया था तो हमारे टैक्सी चालक ने घर के आगे गाड़ी रोक दी। मैंने कहा क्या भाई, क्या कोई बात हो गई क्या? उसने लॉर्ड बायरन का घर है, साहित्यकार का घर, दिखाने के लिए उसे गाड़ी रोक दी। हम कितनी चिंता करते हैं यहाँ निराला जी के घर की। 5 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है इलाहाबाद से। है वो ठीक है, लेकिन हमने महादेवी जी के घर को पर्यटन का केंद्र बनाया क्या? निराला जी के घर को हमने पर्यटन का केंद्र बनाया क्या? डॉक्टर जगदीश गुप्त के घर को हमने पर्यटन का केंद्र बनाया क्या? बाहर के लोगों को बहुतों को मालूम नहीं। महादेवी, पंत, निराला, ऐसे लोग यहाँ इलाहाबाद में हैं। तो साहित्यिक दृष्टि से भी यहाँ विकास करने की बहुत गुंजाइश है। प्रश्न केवल इतना है कि हम कितना फोकस उस पर कर पाते हैं। हम ठीक से फोकस करेंगे तो इलाहाबाद में विकास की संभावनाओं को कोई रोक नहीं सकता। विकास की गति निरंतर बढ़ती जाएगी। तो इलाहाबाद केवल संगम का शहर नहीं है, जैसे कि हमारे एक मित्र यहाँ पे कह रहे थे, बल्कि और भी बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन जैसे कि सीएनबीसी आवाज का मोटो है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कमाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। तो क्या कोशिशें अलग अलग क्षेत्रों में की जा रही हैं, अब ये जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब तक हमने चर्चा की है कि इलाहाबाद में क्या क्या दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ खामियां हैं, लेकिन अब बात करेंगे, खासतौर से फोकस करेंगे क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या फिर दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर से, इंस्टीट्यूशंस की ओर से, ताकि इलाहाबाद को एकदम नई तस्वीर की तरह हम आने वाले सालों में देखेंगे। ए.के. सिंह साहब, क्योंकि आप एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आपके क्या एफर्ट्स रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं, पहले भी बात हो रही थी, इलाहाबाद से पढ़कर लोग बाहर जाते हैं, मेट्रोज की तरफ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर टैलेंट रिटेन करने के लिए किस तरह के एफर्ट्स लेने अब बहुत जरूरी हो गए हैं, जो हम अगले 2-3 सालों में देखेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके पहले मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो कर रहे थे हम लोग। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी आगे बढ़ करके हाथ मिलाना होगा, एक काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग जी। क्योंकि जो भी आप इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें छोटी छोटी बाधाएं जो आती हैं वो इंस्टीट्यूशन से ही सॉल्व हो सकती हैं। तो जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो है एक एकेडमिया इंडस्ट्री इंटरेक्शन के साथ जो है ये काफ़ी उसमें एक मुहिम तैयार की है और कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे इंडस्ट्री वालों को बुला करके उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को समझें, वो हमको बताएं। पहले हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे प्रोसेसिंग की, विप्रो शायद अपना एक सेंटर यहाँ पे खोलने की तैयारी में थे, क्या जल्द ही वो अमल में आ जाएगा? ऐसी नहीं, मैं उस स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आवश्यकता ये है कि हम समझें कि गुप्ता जी को आवश्यकता क्या है और गुप्ता जी हमको बताएं कि इनको किस तरह के मैन पावर की जरूरत है। देखिए, लोकल कंसर्न इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हाइल वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल कंसर्न। विश्वविद्यालय बड़ा है, विश्वविद्यालय का फर्ज है कि वो लोकल और ग्लोबल दोनों की देखभाल करें। तो इंडस्ट्री को बढ़ाने में या इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में विश्वविद्यालय का या MNIT का और भी इंस्टीट्यूशन जो हैं बहुत ही भूमिका उनकी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे एक हैंड होल्डिंग के साथ इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ है, जियोग्राफिकल रीजन में आउट से इंटायर गंजेटिक बेल्ट, कैसे उनके साथ हम हाथ मिला करके और काम कर सकते हैं। एनीवे, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात में कहा क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है ताकि यहाँ टैलेंट को रिटेन किया जाए। देखिए, टैलेंट की यहाँ भरमार है, ये मेरी व्यक्तिगत मानना है। इतनी टैलेंट है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। उनको जो है नर्चर करना होगा, रिटेन करना होगा, सस्टेन करना होगा, और वो करने के लिए एज आई सेड इन माई ओपनिंग रिमार्क्स, हमको एक उनको दिखाना पड़ेगा कि यू आर बेटर देन अदर्स जी। और वो कॉम्पिटिटिव एज जो है दैट विल कम ओनली व्हेन वी प्रोवाइड देम ए बास्केट फुल ऑफ थिंग्स दैट दे कैन चूज। जैसे हमने विश्वविद्यालय में भी कुछ महीने पहले इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की है। इनोवेशन क्लस्टर में क्या हो रहा है कि जितने ज्योग्राफिकल एरिया में इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो इंडस्ट्री के हों, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे कमिश्नर साहब की कोई प्रश्न हो, हम सब मिलकर के उस इनोवेशन क्लस्टर में विल शेयर आवर प्रॉब्लम्स एंड आइडियाज एंड यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड सम इनपुट एंड सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। इनोवेशन क्लस्टर की बात हो गई।
सिमिलरली लर्निंग ऐसा नहीं कि हमने PhD कर लिया या आपने MA कर लिया तो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। तो हम लोग अभी एक शुरुआत कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं नोडल सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जैसे गुप्ता जी हैं या इनके कंपनी में कोई आदमी है, वो 50 साल के होंगे हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, उनको भी नई चीज़ें जानने की आवश्यकता है। तो हमारे विश्वविद्यालय में हम उनको कोशिश करेंगे कि एक कैप्सूल कोर्स दें, 3 महीने का, 15 दिन का, 1 हफ्ते का, और वो कैप्सूल कोर्स होकर के जाएं और उस इंडस्ट्री में उसको फायदा पहुंचाएं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक्शन चला रहा है। आपके पास हम लौट के आते हैं, लेकिन तरह की बहुत सारी प्रोफेसर चक्रवर्ती, आप क्या देख रहे हैं? क्या NIT का दर्जा तो आपको है, लेकिन आप अगले 5 सालों में IITs के साथ कम्पीट करते हुए देख रहे हैं? जिस दिन हमने इसका कार्यभार संभाला डायरेक्टर के आते हमको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका प्रायोरिटी क्या होगा, इसको 1 नंबर NIT बनाना है। तो हम नंबर के में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, ये तो रिपोर्टर्स और न्यूज़ मीडिया का कमाल है, किसी को 1 का दर्जा देता है, किसी को 2 का दर्जा देता है। बट हम जरूर ये चाहेंगे कि हम इंस्टीट्यूट के स्तर पर ले आए, जो एस्पिरेंट इंजीनियर्स जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट को प्रेफर करें, उस तरह का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये मेरा है। और कंपैरिजन की जहाँ तक बात है, हम ये नहीं मानते हैं कि सारे IIT एक ही स्टैंडर्ड का है या कोई NIT सारे NIT IIT सारे IIT के पीछे है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग एक परसेप्शन है कि भी एक IIT टैग लगा दिया गया है। अभी नया जो IITs बना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी कभी कभी बहुत NIT पुराना NIT से इंफीरियर है। तो ये हम IIT अगर कुछ बनना है तो हम कैलटेक बनेंगे, पेन स्टेट बनेंगे, USA का, लेट अस एम समथिंग बिग, व्हाई ओनली IIT। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है यहाँ पे। तो एक ये है। दूसरा ये है, हमको आने के बाद ये लगा कि इतना सारे इंस्टीट्यूशन इलाहाबाद के सराउंडिंग्स में है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, शायद NIT बनने के बाद पहली बार हम लोगों को एक मीटिंग हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ, कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करके हम लोग स्टूडेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम में। फिर देखिए IIT BHU इज सो क्लोज, विद इन 100-120 किलोमीटर्स। देन यू हैव IIT कानपुर क्लोज बाय। इवन इन इलाहाबाद यू हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक HRI, IIIT। लेकिन हमारे इसमें ना फैकल्टी का कोई इंटरेक्शन होता है, ना कोई स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है। आजकल जो रिसर्च है क्लोज शेल रिसर्च है। आप जब रिसर्च करते करते इंटरनेट में सर्च करते करते किसी साइंटिस्ट को निकालते हैं, वो पता चलता है वो इज योर नेक्स्ट डोर फैकल्टी मेंबर, अब इंटरनेट के थ्रू जानते हैं। ये जो क्लोज रोड रिसर्च का कल्चर है, इसको ब्रेक करना है। आप एक सारे इंस्टीट्यूशन जो है आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करें। जो मुझे लगता है चतुर्वेदी साहब इस पर ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। क्या ऐसी कोई कोशिश प्रशासन की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हो रही है? नहीं, ऐसा है कि ये इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस, तो वो लोग फोरम्स हम लोग यही इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमको प्रोएक्टिवली इंगेज करना है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी में ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बड़े इंस्टीट्यूट्स जो डिग्री और ग्रेजुएट कोर्सेज करते हैं उनकी बात की, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसकी एक हमारे जो क्वेश्चन पूछने वाले थे उन्होंने इसको हिंट किया था, वो है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हम सिर्फ जो +2 के बाद जो इमीडिएटली जो हमारी एजुकेशन होती है वो हम लोग डिग्री को बेस्ड ना मान के हम लोग उसको वोकेशनलाइज कर दें। और ऐसे जो राइजिंग सेक्टर्स हैं जैसे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या हमारे मेडिकल सेक्टर, इसमें अगर हम लोग वोकेशनलाइज करते हैं +2 लेवल पे और उसके ऊपर और उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे बहुत बड़ी जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू इंजीनियर नहीं बन पाती या डॉक्टर नहीं बन पाती, उनके लिए भी हम उनको एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। तो उस पर हम लोग को भविष्य में इलाहाबाद प्रदेश को में भी और इलाहाबाद में विशेष ध्यान देना है। और इसके लिए क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, स्कूल्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर बोर्ड भी अवेलेबल है, एजुकेशन बोर्ड, उनके माध्यम से हमें वोकेशनलाइजेशन को हमको बढ़ाना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच यू हैव टू सी। ओके, इनफैक्ट जाते जाते यहाँ पर तिग्मांशु ढूलिया से भी जान लेते हैं कि वो इलाहाबाद के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे या फिर यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। तिग्मांशु। मैं तो सिर्फ इलाहाबाद का जो यूथ है उनसे ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा कुछ 1-2-15-20 साल पहले के पन्ने पलट के एक बार इलाहाबाद को दोबारा से देखो, उसको कुरेदो। बहुत गर्व होगा अपने आप पे कि तुम इस मिट्टी के हो।
अपने आप में काफी ज्यादा गर्व दिग्बांशु जैसे लोग और यहाँ से जुड़े हुए सभी लोग महसूस करते हैं यहाँ के इतिहास को देखते हुए। लेकिन जैसे कि हमने अब तक बातचीत की इलाहाबाद से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ या फिर जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके साथ, और सबकी तैयारी दिखाई देती है कि इलाहाबाद को एक भविष्य के साथ जो संगम देखना है, अपने एक अतीत की धरोहर को भविष्य की तरफ ले जाना है और वहां पर भविष्य का एक शहर बनाना है इलाहाबाद को। इसकी पूरी तैयारी यहाँ पे नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल सदीप, और उम्मीद करते हैं कि अगली बारी जब हम इलाहाबाद आए उसकी झलक सबसे पहले हमें सामने दिखाई दे। और वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कमाने के लिए और बढ़ते भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए इलाहाबाद और बेहतर तैयार होता हुआ आगे नजर आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में यहाँ शामिल होने के लिए। जी, इलाहाबाद सम्मानित होने का शहर है, इलाहाबाद उत्साहित होने का शहर है। केवल एक शर्त है कि हम इस शहर से आत्मीयता के साथ दिल से लगाव रखें। वो लगाव यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे सामने सुनने वाले ये और यहाँ जितने बैठे हैं, इन सब के मन के अंदर जिस दिन पैदा हो जाएगा उस दिन इलाहाबाद और तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।